प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्टडीज एंड पॉलिसी एडवाइजर। जुनून है, आपकी सफलता के लिए मुझे जुनून है। ASGIS, बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। आप बहस में जीत नहीं सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने साबित कर दिया कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी? आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है, आपने उसके गर्व को आहत किया है। यह आपकी जीत में चिढ़ जाएगा और अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह अब भी उसी के विचार का होता है। सालों पहले ऐसे होते आए हैं। इसलिए बहस से बहस उसी तरह से बचो जिस तरह आप सांप या भूकंप से बचते हैं। बहस से उसी तरह बचो जिस तरह आप सांप या भूकंप से बचते हैं। दोस्तों, जो बात मैं आपको शेयर करता हूँ, ये जो पॉइंट है, डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से मैंने लिया है। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टुडेज न्यूज़, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण से मैंने लिया है। ध्यान से सुने, जो मुख्य बातें हैं उसे जरूर नोट करें। रोजगार मांगने नहीं, देने वाले तैयार करेंगे नई शिक्षा नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति का जो रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों को तैयार करना है, इसके जरिए शिक्षा व्यवस्था में व्यवस्थित बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। इससे आने वाले समय में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले के ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सुनिश्चित करेगी छात्र जो सीखना चाहता है पूरा ध्यान उसी पर हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा देश के आगे बढ़ाने के लिए इनोवेशन करेंगे। उन्होंने छात्रों से कहा कि गरीबों को बेहतर जीवन देने के लिए जीवन की सुगमता का लक्ष्य हासिल करने में युवा वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हर चुनौती का मुकाबला कर सके युवा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी ज़रूरत को देखते हुए बनाई गई है। देश के छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सबसे अधिक अग्रिम और आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। इसके जरिए यह प्रयास किया गया है कि युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले और वे हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हों। युवा प्रतिभाओं को प्रधानमंत्री ने सराहा। प्रधानमंत्री ने देश के कोने कोने में युवाओं की ओर से हो रहे इनोवेशन को सराहा। उन्होंने केरल के एर्नाकुलम के MGM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी केंद्र पर मौजूद छात्र जगन्नाथ से बात की। जगन्नाथ सिक्किम के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति इत्यादि के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। मोबाइल क्षेत्र में मिलेंगे 12 लाख रोजगार। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत भारत में निवेश के लिए 22 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इनमें कई विदेशी कंपनियां शामिल हैं, लेकिन भारत के मोबाइल फ़ोन बाजार में 70% हिस्सेदारी रखने वाली चीन की 4 कंपनियां शाओमी, ओप्पो, वीवो और रियलमी ने इस स्कीम से खुद को दूर रखा है। IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कंपनियों ने 11 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन निर्माण के लिए निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे 5 साल में 3 लाख प्रत्यक्ष और 9 लाख परोक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। इन कंपनियों के उत्पादन शुरू होने पर 7 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल निर्यात किए जाएंगे। स्कीम के तहत बनने वाले 60% मोबाइल फ़ोन का निर्यात होगा। अप्रैल में IT व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने PLI स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम के तहत भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना है। यह स्कीम मोबाइल फ़ोन एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के निर्माण के लिए है। मंत्रालय ने भारत में मोबाइल फ़ोन के निर्माण क्षेत्र में 5 विदेशी और 5 देसी कंपनियों को चैंपियन बनाने का ऐलान किया। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि PLI स्कीम के तहत विदेशी कंपनियां 15,000 रुपये से अधिक कीमत वाले फ़ोन का निर्माण करेंगी। घरेलू कंपनियों के लिए कीमत की कोई शर्त नहीं होगी। PLI स्कीम के तहत सैमसंग, फॉक्सकॉन, हानहाई, राइजिंग स्टार, विजस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी विदेशी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का सिंगापुर में निधन। कभी सत्ता के गलियारे में अत्यधिक प्रभाव दिखने वाले और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का सिंगापुर में उपचार के दौरान शनिवार को निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। सिंह का 2011 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था।
वे लंबे समय से बीमार थे। दिन की शुरुआत में ही सिंह ने ट्विटर पर संदेश लिखकर बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि को श्रद्धांजलि दी और लोगों को ईद की बधाई दी। अमर सिंह को व्यापार जगत और फिल्म उद्योग की बड़ी हस्तियों में संपर्क रखने के लिए भी जाना जाता था। नोट के बदले वोट कांड के दौरान भी उनका नाम सुर्खियों में आया था। सिंह ने सपा महासचिव रहते हुए 2008 में कांग्रेस नित संप्रंग सरकार को गिरने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब वाम दलों ने अमेरिका से परमाणु करार के मुद्दे पर संप्रंग सरकार समर्थन वापस ले लिया था। अमर सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक प्रकट किया। राष्ट्रपति ने सिंह को योग्य सांसद बताते हुए उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अमर सिंह ऊर्जावान सार्वजनिक व्यक्ति थे। कुछ दशकों में उन्होंने कुछ बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को करीबी से देखा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, वरिष्ठ नेता व सांसद अमर सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमर सिंह को अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दिया। लिपुलेख सीमा पर चीन ने सैन्य छावनी बनाई, 1000 सैनिकों की तैनाती की। लद्दाख के बाद चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपुलेख से लगती सीमा पर पाला में सैन्य छावनी बना ली। इसकी क्षमता करीब 1000 जवानों की है। इस खबर के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सेना के साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। भारत से लगती सीमा पर चीन की गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध रही हैं। लद्दाख से सिक्किम तक सीमा विवाद को चीन तूल देता रहा है। अभी तक उत्तराखंड की लिपुलेख से लगती सीमा इससे छूती रही। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही है कि चीन कभी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सका। यही कारण है कि इसे देश की सुरक्षित सीमाओं में एक माना जाता है। लेकिन अब छावनी के बनने से यहाँ भी चीन की सैन्य गतिविधियाँ बढ़ने का आशंका जताई जा रही है। 3 साल से चल रही थी तैयारी। चीन ने करीब 3 वर्ष पहले से इस सैन्य छावनी की तैयारी शुरू कर दी थी। अब पाला में चीनी सैनिक अस्थायी रूप से रहने लगे हैं। यहाँ से भारतीय सीमा की दूरी महज 10 किलोमीटर है। सूत्रों के अनुसार चीन ने छावनी में सैनिकों के आवास व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में लद्दाख के हालात पर चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरिया में चीनी सैनिकों के कब्जा जमाए रहने के लिए चाइना स्टडी ग्रुप ने इस सप्ताह वास्तविक नियंत्रण रेखा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। अमेरिका भी टिकटॉक ऐप को करेगा प्रतिबंधित। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति को जल्द से जल्द जारी करेंगे आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह जल्द से जल्द टिकटॉक को प्रतिबंधित कर देंगे। उनका यह बयान उन रिपोर्ट के बाद आया जिससे कहा गया है कि एक ऐप का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी बाइडांस टिकटॉक को बेच सकती है। इस संबंध में कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से बात भी कर सक रही है। बता दें कि इससे पहले भारत टिकटॉक समेत 106 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा चुका है। एयरफोर्स 1 में अपने साथ सवार संवाददाताओं से ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अथवा कार्यकारी आदेश का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक टिकटॉक का संबंध है तो हम उन्हें अमेरिका में प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मेरे पास ये अधिकार है, मैं इसे एक कार्यकारी आदेश से कर सकता हूँ। राम राज्य का माध्यम बने राम मंदिर। आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का हिंदू समाज का सपना 5 अगस्त 2020 को पूरा होने जा रहा है। इसके लिए वह पिछले करीब 500 वर्षों से अधिक समय से संघर्ष कर रहा था। राम जन्म स्थल पर स्थित राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था। उसके द्वारा वहाँ बनाई गई मस्जिद को हिंदू समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। वह मंदिर निर्माण के लिए सतत संघर्ष करता रहा। इस संघर्ष की पहले अंग्रेजी सत्ता ने अनदेखी की और फिर स्वतंत्र भारत की सत्ता और अन्य राजनीतिक दलों ने भी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों की व्यग्रता देखकर भाजपा ने उन्हें अपने समर्थन प्रदान किया और साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में राम जन्मस्थल पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। इससे राम मंदिर आंदोलन को सबल मिला। जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिरा दिया गया तो मंदिर निर्माण के संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया। इसके बावजूद मंदिर का निर्माण लक्ष्य दूर ही बना रहा, क्योंकि भाजपा को छोड़कर अन्य प्रमुख दलों ने मंदिर के पक्ष में आवाज़ उठाने से इनकार किया। कुछ दलों ने तो राम के अस्तित्व को हीन मानने से इनकार कर दिया। इसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करने का उनकी राजनीति थी। इसी राजनीतिक कारण इसकी अनदेखी की गई। आखिर अयोध्या के बाबर के नाम की मस्जिद कैसे बन सकती थी और जहां दशकों से नमाज न पढ़ी जा रही है वह स्थल मस्जिद कैसे हो सकती है।